हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बहुत ही शानदार तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट किया था व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी पे हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर। और इस वीडियो में हम लोग सेकेंड लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से मैं 1 या 2 मिनट में आप लोग को रिकैप दे दूँ कि कल हम लोगों ने क्या क्या किया था। फर्स्ट लेक्चर का रिकैप देके सबसे पहले हम लोगों ने डेमोक्रेसी को समझा था कि डेमोक्रेसी क्या होती है, डिफाइन किया था, उसके फीचर्स को पढ़ा था हम लोगों ने। डेमोक्रेसी क्या होती है, जहाँ पे हम लोगों ने अब्राहम लिंकन द्वारा दिए गए डेफिनेशन वो पढ़ा। देन ये देखा कि यह कौन से ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। और फाइनली हम लोगों ने ये कंक्लूड किया कि जहां रूल ऑफ द पीपल या द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, तो उसी को हम डेमोक्रेसी कहेंगे। फीचर्स में उसके बाद हम लोगों ने फीचर्स देखा था डेमोक्रेसी का। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी हम लोगों ने देखा था, जहां पर पहला ही ये था कि गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। दूसरा हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर फेयर इलेक्शन होगा, एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे इलेक्शन होगा और यहाँ पर हम लोग वोट देंगे और इवन हम लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। तीसरे पे हम लोगों ने देखा था कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट हमें कुछ सर्टेन राइट्स प्रोवाइड करवाती है। यहाँ पे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो उस राइट्स को प्रोटेक्ट करता है या हमें प्रोवाइड करवाता है। तो ओवरऑल हम लोगों का फर्स्ट लेक्चर इस पे था। कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं तो आप दोबारा से लेक्चर देखिए, और फिर भी कुछ पॉइंट रह जाता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे आज, जैसा कि कल मैंने बताया था कि एक आध कंट्री का केस स्टडी करेंगे और यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है, इलेक्शन का रोल क्या है डेमोक्रेसी में, हमारा रोल क्या है डेमोक्रेसी में, पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल है इत्यादि। स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला केस स्टडी है वो किस कंट्री का है? पाकिस्तान का। पता ही है, इन लोग कांड करते रहते हैं, ये कांड को हम लोग भी पढ़ लेते हैं इनके। देखिए एक्चुअली हम चैप्टर पढ़ रहे हैं डेमोक्रेसी, इसके फीचर्स तो एक इसे अभी तक फिलहाल में बेस्ट गवर्नमेंट का फॉर्म दिया गया है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो अभी फिलहाल के सिनेरियो में बेस्ट है बोथ गवर्नमेंट और हमारे जनता के लिए। तो इसी को समझने के लिए हम लोग 2-3 स्टडी करेंगे कंट्री की, जिससे हम यह जानेंगे कि डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए। कहीं कोई ऐसी कंट्री तो नहीं है कि केवल डेमोक्रेसी के नाम पे छलावा कर रही हो, प्रैक्टिस कुछ और हो रहा हो वहां, और दुनिया में वो डंका बजाए कि भैया हम तो देखिए डेमोक्रेसी के पुजारी है, हमारे यहाँ एकदम डेफिनेट डेमोक्रेसी फॉलो की जाती है। तो ये केस स्टडी करेंगे पाकिस्तान का। पाकिस्तान जानते ही आप लोग कैसा कंट्री है, बताने की मुझे कुछ अधिक जरूरत नहीं है।
केस स्टडी तो हमारा ये 1999 के टाइम का है, लेकिन अभी भी यदि हम बात करें इस कंट्री की तो हमें नहीं लगता कि अभी भी यहाँ पे रियल डेमोक्रेसी प्रैक्टिस की जाती है। अभी भी यहाँ का जो हेड ऑफ द नेशन या रियल पावर ऑफ द नेशन हमें लगता है कि मिलिट्री के पास ही है। केवल दिखावा के लिए जनता यहाँ पर अपने कैंडिडेट्स को, मेंबर्स को चुनती है। रियल पावर, रियल डिसीजन मेकिंग पावर यहाँ के मिलिट्री के पास ही होता है कि ये सच है, भले ये कितना भी छुपाए। चलिए कम टू द पॉइंट। हमारा पॉइंट क्या है? हम अपने सिलेबस के साथ ही रहना है, ज्यादा इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देना है। तो हमारे केस स्टडी में था कि 1999 के टाइम पे जो जनरल परवेज मुशर्रफ होता है पाकिस्तान का, वो यहाँ पे तख्ता पलट कर देता है। जो परवेज मुशर्रफ होता है वो कंट्री में तख्ता पलट करता है। और तख्ता पलट क्या होता है? आप लोग न्यूज़ में भी सुने होंगे कि म्यांमार में तख्ता पलट हो गया या कंट्री इस कंट्री में तख्ता पलट हो गया। तो आई होप आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तो देखिए, तख्ता पलट में बेसिकली बहुत ही सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करें तो गवर्नमेंट को गिरा देना होता है। अलग अलग प्रकार का तख्ता पलट होता है। कहीं अलायंस के द्वारा गवर्नमेंट बनाई हो, वो अपना समर्थन वापस ले लेगा। मतलब बहुत से सर्कमस्टांसेस होते हैं, बहुत से रीजन होते हैं इसके पीछे कैसे तख्ता पलट हो रहा है। बट वो अभी हमारा मुद्दा नहीं है। यहाँ पे मिलिट्री द्वारा रूल आया था, मिलिट्री ने तख्ता पलट कर दिया था, इसे हमें याद रखना है। जनरल परवेज मुशर्रफ थे जो 1999 में पाकिस्तान में वहाँ की जनता द्वारा चुनी हुई गवर्नमेंट को गिराकर अपने आप को हेड ऑफ द नेशन डिक्लेयर कर दिया। हेड ऑफ द नेशन डिक्लेयर कर दिया। मिलिट्री की हेल्प से इन्होंने जो वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चल रही थी उसे गिरा दिया और अपने आप को हेड ऑफ द नेशन डिक्लेयर कर दिया। यहाँ तक क्लियर? यानी अब पूरी कंट्री की पावर, डिसीजन मेकिंग पावर या जितने भी चीज है कंट्री की पूरी पावर अब इनके पास आ गई। अब इन्होंने क्या किया कि एक रेफरेंडम पास किया। और इस रेफरेंडम के तहत इन्होंने अपने आप को 5 ईयर का एक्सटेंशन दे दिया। और ये किया था इन्होंने 2002 में। 2002 में इन्होंने 5 ईयर का एक्सटेंशन, यानी 3 साल खुद हो गए 2002 में और 5 साल इन्होंने क्या किया कि अपने आप को एक्सटेंशन दे दिया। यानी और आने वाले 5 साल यानी 2007 तक हेड ऑफ द नेशन यही बने रहेंगे। और इसके करने के बाद इन्होंने एक और काम किया। एक लीगल कमेटी बनाई और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया कि जो हेड ऑफ द नेशन रहेगा उसके पास ये पावर रहेगी कि नेशन का जो असेंबली है या स्टेट की असेंबली है उसके कैबिनेट को ये कभी भी भंग कर सकते हैं। ये अमेंडमेंट उन्होंने लीगल कमेटी को बिठाई, लीगली ये अमेंडमेंट करवाया कि हमारा कोई भी नेशन या स्टेट की असेंबली है हमारे कंट्री की, उसके कैबिनेट को हम जब चाहे तब भंग कर सकते हैं। ये पावर गेन कर लिया इन्होंने। ये सब चीज चल रहा था इस टाइम पीरियड तक। तो उस टाइम क्या हो रहा था पाकिस्तान के कि जो भी कैंडिडेट्स या जो भी मेंबर जनता के द्वारा चुनकर पार्लियामेंट में जा रहे थे, चाहे अपर हाउस है या लोअर हाउस, जो भी मेंबर्स जनता के द्वारा चुनकर इलेक्शन हो रहा था वहां, तो जनता के द्वारा कुछ कैंडिडेट चुन के
जा रहे थे हमारे पार्लियामेंट में वहाँ पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में जो भी जनता के द्वारा चुने हुए मेंबर्स थे उनके पास कुछ पावर ही नहीं रह गया था। आप कह सकते हैं कि वो कठपुतली की तरह रह गए थे। जो भी रियल पावर, चाहे वो डिसीजन मेकिंग का हो, कंट्री कैसे चलाना है, क्या रूल्स रहेंगे, क्या रेगुलेशन रहेंगे, सब पूरे का पूरा पावर मिलिट्री के पास आ गया था। मिलिट्री रूल था। इन लोग केवल पपेट के भांति पार्लियामेंट में थे। जो भी डिसीजन होगा पार्लियामेंट में इन्होंने ले लिया, बट फाइनलाइज कौन करेगा? फाइनल डिसीजन इनका होगा, अर्थात मिलिट्री का ही होगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि एक फेयर डेमोक्रेसी में या एक ट्रू डेमोक्रेसी कंट्री हम उसी को कहेंगे। ये पॉइंट आप लोग लिखना हो तो लिख सकते हैं, बुक में भी शायद दिया होगा। और ये एज ए कंक्लूजन पाकिस्तान के केस स्टडी का एज ए कंक्लूजन ले सकते हैं हम इसे कि इन अ डेमोक्रेसी रियल पावर या डिसीजन मेकिंग पावर should be in the hand of those candidates who are elected by the people। यानी डेमोक्रेसी में जो भी रियल पावर हो, डिसीजन मेकिंग पावर हो, कंट्री को कैसे चलाना है, क्या रूल्स इंप्लीमेंट करने हैं, वह उन्हीं के हाथ में होना चाहिए जो जनता के द्वारा चुन के जा रहे हैं। तभी हम कहेंगे या इट इज अ ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री। पाकिस्तान का पूरा केस हमारा यही था। समझ में न आया तो आप दोबारा से इस वीडियो को देखें। नेक्स्ट हम लोग चाइना का केस स्टडी करेंगे। पाकिस्तान के किया और इससे हम लोगों ने ये सीखा कि उसी कंट्री को हम प्योर डेमोक्रेटिक कंट्री या डेमोक्रेटिक कंट्री तभी कहेंगे जब रियल पावर ऑफ द कंट्री, द हेड ऑफ द कंट्री, डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ द कंट्री उन्हीं के हाथ में हो, जो जनता के द्वारा चुन के जा रहा हो। हमारे कंट्री का एग्जाम्पल लीजिए, जो भी हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, डायरेक्टली वो पार्लियामेंट में है, वो रूल बनाते हैं, उनके पास पावर है। उसी प्रकार से जो भी कंट्री में रियल पावर मस्ट बी इन हैंड ऑफ द इलेक्टेड कैंडिडेट्स बाय द पीपल, उन्हीं के हाथ में होना चाहिए जो पीपल के द्वारा चुन के जा रहे हैं, तभी वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री हो। चलिए चाइना का एग्जांपल हम लोग देखते हैं, चाइना का क्या सीन है। तो दूसरा केस हमारा चाइना का है, और जो केस हम चाइना का पढ़ने वाले हैं वो अभी तक यहाँ चल रहा है और शायद पता नहीं ऑल टाइम चलेगा भी, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो चाइना का क्या सिचुएशन है, पार्टी सिस्टम आप लोग को पता है, चलिए हम बताते हैं। देखिए क्लास 10 में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा, लेकिन अभी यदि मैं समझा दूँ तो शायद ये कंसेप्ट समझने में आप लोगों को बहुत आसानी होगी। बेसिकली किस कंट्री में कितने पार्टी हैं, इस हिसाब पर या इस बेसिस पे हम लोग ने पार्टी सिस्टम में कैटेगरी किया है, मतलब बांटा है। जैसे कोई कंट्री होती है वन पार्टी, जहाँ पर वन पार्टी सिस्टम फॉलो किया जा रहा है, यानी थ्रू आउट द कंट्री केवल एक ही पार्टी होगी जो इलेक्शन लड़ रही है, खुद जीत भी रही है, सामने कोई है ही नहीं। जैसे चाइना है, यही केस है चाइना का, एक ही पार्टी है वहां। बाई पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम, दो पार्टी रहे जहां, और ये सिनेरियो अभी
यूएसए अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है। प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है अमेरिका में, आप लोग को पता होगा, यानी हेड ऑफ द नेशन विल बी प्रेसिडेंट। और यहाँ केवल 2 पार्टी है, देखा भी होगा आप लोग ये न्यूज देखते, जो बाइडन थे सामने और डोनाल्ड ट्रम्प, दोनों अलग अलग पार्टी से, केवल 2 पार्टी ही थी, मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम में जहाँ पे बहुत सारी मोर देन 2, मोर देन 3, मोर देन 5, जितनी भी मतलब बहुत सारी पार्टियां होती, इंडिया है, कितनी सारी पार्टियां हैं नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे। और जहां तक मानना मेरा भी है कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी में ये होना जरूरी है, लोगों के पास चॉइस हो। ऐसा नहीं कि यहाँ कोई चॉइस ही नहीं है, इलेक्शन होगा एक ही पार्टी का है, एक ही कैंडिडेट है, निर्विरोध वो जीतेगा भाई, कोई है ही नहीं जब सामने खड़ा, कोई है ही नहीं कंपटीशन देने वाला। तो ये तो तय है कि जो भी मेंबर इलेक्ट होकर जाएगा वो इसी पार्टी से होगा। तो सिमिलरली पूरा का पूरा जो हमारा सिचुएशन है चाइना का वो यही है। यहाँ पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चाइना के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है यहाँ के, वो 5 ईयर पे चुन के जाते हैं जनता के द्वारा। और इलेक्शन में एक ही जो पार्टी है वहाँ की, कम्युनिस्ट पार्टी, वो पार्टिसिपेट करती है। यानी जो प्रेसिडेंट होगा चाइना का, जो प्रेसिडेंट होगा चाइना का वो इसी पार्टी से होगा, ऑल टाइम इसी पार्टी से चुन के जाएगा। और यही हमें जानना था और यही हमें पढ़ना था कि एक किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में यह जरूरी होता है कि कम से कम तो 2 पार्टी हो, कि हमारे पास चॉइस हो कि इनके द्वारा यदि कोई गलत काम किया जा रहा है, कंट्री को अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं, बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं, भ्रष्टाचार करप्शन हो रहा है, तो यहाँ पे जनता के पास चॉइस तो रहेगी कुछ कि अब नेक्स्ट आने वाली इलेक्शन में हम इन्हें हटा दें। बट चाइना में ऐसा कुछ है ही नहीं। एक प्रकार से कहीं ना कहीं देखें तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री है ही नहीं, कहीं ना कहीं मोनार्की या डिक्टेटरशिप का आप मिश्रित वर्जन कर सकते हैं। दिखावा के लिए इन्होंने इलेक्शन भी करा ले नहीं है, और ऑल टाइम जो प्रेसिडेंट है इसी पार्टी का बना रहेगा, यानी इन लोग का जो मन वो करे, कोई हराने वाला है ही नहीं। और यही पूरी की पूरी सिचुएशन हमारे चाइना की है। यानी इन डेमोक्रेसी पीपल्स के पास चॉइसेस होनी चाहिए, इलेक्शन में चॉइसेस होनी चाहिए, तभी हम उसे रियल डेमोक्रेसी कहेंगे। चाइना का पूरा केस यही था। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और इसी से मिलता जुलता केस मेक्सिको का है, चलिए वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर कंक्लूजन हम आपको बता देंगे। तो मेक्सिको का जो हमारा केस था, तो देखिए मेक्सिको में होता क्या है, 1930 में हमारी ये कंट्री इंडिपेंडेंट होती है। 1930 में हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट होती है। यहाँ पर एवरी 6 ईयर बाद, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। यहाँ पे एवरी 6 ईयर बाद प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। तो यहाँ का सिनेरियो क्या था कि 1930 से लेके जो 2000 तक का इतना लंबा 70 साल का जो समय था, इतने में
जब भी इलेक्शन हुआ तब क्या हुआ, केवल एक पार्टी इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशन पार्टी उल्टा है, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनल पार्टी ने ही सारा इलेक्शन जीता। एक भी इलेक्शन ये हारे ही नहीं 70 साल में। आप सोचिए 6 ईयर पे हो रहा है तो हम मान लेते हैं कि कम से कम 9, 10, 11 इलेक्शन तो हुए ही होंगे। 11 इलेक्शन में ये एक भी इलेक्शन हारे ही नहीं है। अब इन्होंने क्या तिगड़म लगाया, क्या करप्शन किया इलेक्शन के अंदर ही क्या गेम किया कि इन्होंने जीतते ही जाए। क्या है कि रियल डेमोक्रेसी में पॉसिबल है? अपने इंडिया का ही देखिए, क्या पॉसिबल है कि 70 साल तक लगातार ये पार्टी जीतती ही जा रही है। हमारे इंडिया में कोई भी पार्टी देखेंगे तो बीच में एक बार 2 बार हार जाती है। कांग्रेस ने भी काफी लंबे समय तक इंडिया पे रूल किया है, बस उठा के हम देखें तो बीच में जनता पार्टी, बीच में कोई ना कोई छोटी मोटी पार्टी या कोई भी नेशनल लेवल की पार्टी इलेक्शन जीत जाती थी। और रियल डेमोक्रेसी में ये होना चाहिए कि जो पार्टी पावर में है उन्हें हारने का चांस हो। ऐसा नहीं कि जो पावर में है वो पावर में ही रहेगा, ये रियल डेमोक्रेसी है ही नहीं। और यहाँ क्या था, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, जो भी ऑफिसर्स थे, इन लोग को सख्त निर्देश था कि आप लोग इसी पार्टी को वोट देंगे। इवन जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते थे उनके पेरेंट को बुलाकर फोर्स किया जाता था कि आपका वोट इसी पार्टी में जाना चाहिए। ये सिनेरियो था यहाँ। तो हम लोगों ने कंक्लूड क्या किया कि हम लोगों का कंक्लूजन ये था चाइना और मेक्सिको का पढ़ने के बाद हम लोगों ने ये कंक्लूड किया कि डेमोक्रेसी में केवल इलेक्शन हो ये जरूरी नहीं है, केवल इलेक्शन ही होना जरूरी नहीं है, बट फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना बहुत जरूरी है, जहां पर जनता के पास चॉइस हो। देने की एक ही पार्टी उठ रही है, एक ही कैंडिडेट है, कोई वोट भी देने नहीं जाएगा, वो खुद अपना वोट अपने को दे देगा, वो जीत जाएगा। तो चॉइस होनी चाहिए। रूलिंग पार्टी का हारने का भी फेयर चांस हो कि हाँ ये पार्टी लूज कर सकती है इलेक्शन, ये भी चांस होना चाहिए। तो ओवरऑल कंक्लूजन हमारा यही था। तो तीनों कंट्री का केस स्टडी हो गया। यदि आपके सिलेबस में होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जिम्बाब्वे का भी केस स्टडी है, उससे भी आपको एक डेमोक्रेसी के फीचर के बारे में पता चलेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में जिम्बाब्वे कवर करेंगे और वाई डेमोक्रेसी पढ़ना है, जिसमें हमें एडवांटेजेस ऑफ द डेमोक्रेसी एंड डिसएडवांटेज ऑफ द डेमोक्रेसी को कवर करना है। देन आपका लेक्चर तीसरे में ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में